स्टूडेंट्स, क्लास 10th आपका चैप्टर है टोपी शुक्ला। जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया कि किस प्रकार से दो दोस्तों की सारी कहानी है। एक इफ़न है और एक टोपी है। दोनों में अंतर है कि दोनों अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति और संप्रदाय के हैं, लेकिन फिर भी उनमें आपसी प्रेम है। और वो प्रेम ही यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से देखने को मिलता है। एक के बिना दूसरे की कहानी अधूरी है। मैंने जैसे आके आपको बताया कि ये कहानी तीन दूरी पे घूमती है, कह सकते हो ट्रायंगल इसमें देखने को मिलता है। एक है वो इरफान और टोपी का है, और एक है जो इरफान की दादी और टोपी का है। तो इन तीनों पात्रों के माध्यम से पूरी कहानी निकलती है। लेखक ने जैसा यहाँ आपको बताया कि किस प्रकार से इरफान अपनी दादी से प्रेम करता है, लेकिन उतना ही प्रेम यहाँ पे टोपी भी इरफान की दादी से करता है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि दोनों के मध्य वैचारिक समानता है, प्रेम है, मित्रता है, लगाव है। टोपी को इरफान की दादी अच्छी लगती, उसका बोलना, उससे प्रेमपूर्ण व्यवहार करना, प्यार करना, दुलार देना, ये सब होता है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जहाँ मित्रता होती है वहाँ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, उम्र ये कहीं भी महत्वपूर्ण नहीं होती है। और ये पाठ के माध्यम से सिद्ध होता है। दूसरा प्रसंग एक और यहाँ पे आपने जैसा कि सुना होगा कि जैसा कि नए कलेक्टर साहब आते हैं तो उनके बच्चों का साथ में टोपी का कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि उनमें वैचारिक समानता नहीं होती। वो उनसे उतना अपना तो नहीं रखते, और उनके मध्य सबसे बड़ी बात है कि उन्हें इस बात का घमंड होता है कि वो कलेक्टर के बेटे हैं। तो इस पाठ के माध्यम से सिद्ध होता है कि किस प्रकार से आपसी मित्रता तभी संभव है जब लोग एक दूसरे से मित्रतापूर्ण व्यवहार करें। उनमें किसी प्रकार से जाति अभिमान, या कह सकते हो कि जो जातिगत उच्चता है या सामाजिक प्रतिष्ठा है, वो कभी भी बाधक न बने, तभी सच्ची मित्रता हो सकती है। अब एक क्वेश्चन आंसर। इफ इफन टोपी शुक्ला कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? इफन टोपी शुक्ला कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि कथा नायक टोपी शुक्ला की पहली दोस्ती इफन के साथ ही हुई थी। टोपी शुक्ला और इफन विपरीत धर्मों के होते हुए भी अटूट और विभिन्न अभिन्न मित्र थे। इफन के बिना टोपी शुक्ला की कहानी में अधूरापन लगेगा और उसे समझा नहीं जा सकेगा। दोनों की घरेलू परंपरा अलग होने पर भी कोई ताकत उनमें से मिलने से नहीं रोक पाए। जैसा कि यहाँ पे धर्म के माध्यम से दो अलग अलग है, जाति के माध्यम से अलग है, लेकिन फिर भी परिवार वालों का कितना दबाव बनता है, लेकिन फिर भी टोपी इफन के घर पे जाने की बात को मना नहीं करता। वो निरंतर चाहे कितना ही मारपीट उसके साथ की गई, लेकिन हमेशा कहता रहा कि वो इफन के घर पे जरूर जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2, इफन की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? आंसर है, इफन की दादी पीहर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि जमींदार की बेटी थी। उनके पीहर में दूध, दही, घी की भरमार थी। उन्होंने शादी से पहले पीहर में खूब दूध दही खाया था। बाद में लखनऊ में मौलवी के घर ब्याई थी, जहां आकर अपने पति मौलवी के नियंत्रण में उनको रहना पड़ता था। पीहर जाने पर स्वतंत्रता अनुभव करती थी और लपड़ शपड़ जी भरकर दूध दही खूब खाती थी। इसी कारण उसका मन हर समय पीहर जाने को तरसता था। यहाँ पे जैसा कि उनके पति मौलवी थे, तो मौलवी को एक मर्यादित जीवन जीना पड़ता है और अपनी भावनाओं पर, या कह सकते हो अपने जीवन पर आत्मनियंत्रण रखना पड़ता है। और यही दायित्व मौलवी का भी होता है। इसलिए उसकी जो इच्छाएं थी वो यहाँ पूरी नहीं हो पाई, वो इच्छा उसकी अपने पीयर पे जाकर होती थी, इसलिए वहां जाने की इच्छा रखती। इरफान के दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाए? दादी अपने बेटे सैयद मुर्तजा हुसैन की शादी में गाने बजाने की इच्छा को इसलिए पूरी नहीं कर पाए क्योंकि उनके पति कट्टर मौलवी थे, जो इस प्रकार गीत संगीत से पाबंद नहीं रखते या गीत संगीत को सही नहीं मानते, और इसीलिए उनके मन में गाने बजाने की इच्छा पूरी नहीं हुई। बेटे की शादी में दादी का दिल गाने बजाने को लेकर खूब भड़का, परंतु मौलवी को घर पे गाने बजाने की पाबंदी होती थी, इसलिए उनकी इच्छा मन में दबकर रह गई। बेटे की शादी के बाद मौलवी साहब की मृत्यु हो गई थी। इफन बाद में पैदा हुआ, जिस कारण दादी को अब कोई डर नहीं रहा और उसने इफन की छठी पर खूब नाच गाकर जश्न मनाया। नेक्स्ट, अम्मी शब्द सुनकर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? टोपी शुक्ला के घर वाले आधुनिक होते उनके साथ साथ कट्टर हिंदू भी थे। अम्मी शब्द मुसलमान शब्द अम्मी शब्द मुसलमानों के घर से इस्तेमाल होता था, परंतु जब ये शब्द टोपी के मुख से घर पे निकला तो सबके होश उड़ गए। उन्हें लगा कि उनकी परंपराओं की दीवारें डोलने लगी है, उनका धर्म संकट में पड़ गया, और सभी की आंखें टोपी के चेहरे पर आकर जम गई कि उनकी संस्कृति के विपरीत ये शब्द घर में कैसे आया। जब टोपी ने बताया कि उसने अपने दोस्त इफन के घर से सीखा है, तो उसकी माँ और उसकी दादी ने खूब जमकर पिटाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ,
10 अक्टूबर सन 45 के दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? आंसर है 10 अक्टूबर सन 45 का दिन वैसे तो सामान्य दिन था, परंतु टोपी की जिंदगी में ये विशेष महत्व रखता है। इस दिन उसके सबसे प्यारे दोस्त इरफान के पिता का तबादला हो गया और वे सपरिवार मुरादाबाद चले गए। अब टोपी बिल्कुल अकेला रह गया, क्योंकि टोपी के पिता की जगह आने वाले नए कलेक्टर हरिनाम सिंह के तीनों बेटों में से किसी ने उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश नहीं की। और उसका कारण भी था कि उनको इस बात का आभास था कि वो कलेक्टर के बेटे हैं। उसी दिन टोपी ने कसम खाई कि वो अब ऐसे किसी भी दो लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता ऐसी नौकरी करते हो जिसमें बदली होती रहती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, टोपी ने इरफान से दादी बदलने की बात क्यों की? टोपी की दादी का स्वभाव अच्छा न था। वो हमेशा डांटती, मारती, फटकारती रहती थी और कभी उससे प्यार नहीं करती। टोपी की दादी परंपराओं के बंधे होने के कारण कट्टर हिंदू थी। वे टोपी को इरफान के घर जाने से रोकती थी। दूसरी ओर इरफान की दादी का स्वभाव नरम था और वह बच्चों पर क्रोध नहीं करती थी। इसी स्नेह के कारण टोपी इरफान से अपनी दादी बदलने की बात कहता है। उनकी बोली भी टोपी को अच्छी लगती थी। नेक्स्ट नंबर 7, टोपी घर में पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से विशेष स्नेह क्यों था? पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से विशेष स्नेह था। यद्यपि प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी और अपनी बाजी से भी था, तथापि दादी से वो विशेष लगाव रखता था। अब्बू तो कभी कभार डांट दिया करते थे, परंतु एकमात्र दादी थी जिसने उसका कभी दिल नहीं दुखाया था। दादी रात में इरफान को प्यार से तरह तरह की कहानियां सुनाया करती। दादी की भाषा भी इरफान से को अच्छी लगती थी। यही कारण था कि इरफान अपनी दादी से विशेष प्रेम करता था। नेक्स्ट नंबर 8, इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगने लगा? इरफान की दादी स्नेहमयी थी। वह टोपी को बहुत दुलार करती थी। टोपी को भी स्नेह और अपनत्व की जरूरत थी। टोपी जब भी इरफान के घर जाता वो अधिकतर उसकी दादी के पास बैठने की कोशिश करता, परंतु उसके घर में वही उसे सबसे अच्छी लगती थी। दादी के देहांत के बाद टोपी के लिए अब वहां कोई नहीं था जो उसके आकर्षण का केंद्र हो। टोपी को वह घर खाली सा लगने लगा, क्योंकि इरफान के घर पर केवल एक आकर्षण था जो टोपी के लिए खत्म हो चुका था। इसी कारण टोपी को इरफान की दादी के देहांत के बाद उसका घर खाली सा लगने लगा। नेक्स्ट, टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, परंतु एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे हुए थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। लेखक ने बताया कि टोपी कट्टर हिंदू परिवार से संबंध रखता था तथा इरफान की दादी मुसलमान थी, परंतु फिर भी टोपी और इरफान की दादी से अटूट अमान एक दूसरे से अटूट मानवीय रिश्ता में बंधे हुए थे। दोनों में स्नेह के बंधन थे। टोपी को इरफान के घर में अपनापन मिलता था। दादी के आंचल की छाव में बैठकर वो स्नेह का अपार भंडार पाता। इसके लिए रीति रिवाज, सामाजिक हैसियत, खान पान का कोई महत्व नहीं रखता था। इरफान की दादी भी अकेली थी। उनकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था। अतः दोनों का रिश्ता धर्म और जाति की सीमाएं पार कर प्रेम के बंधन में बन गया। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लेखक ने हमें बताया कि जब दिल से दिल मिल जाते हैं तो मजहब और जाति के बंधन बेईमानी हो जाते हैं। अतः स्पष्ट हो जाता है कि इरफान की दादी और टोपी अलग अलग मजहब और जाति के होने के बावजूद दोनों में आपसी प्रेम और स्नेह की अदृश्य डोर से वे बंधे हुए थे। बाकी नेक्स्ट